राजस्थान से आप आते हैं। राजस्थान की राजनीति में तमाम तरह की इंसिडेंट हुए, जिसमें एक कन्हैयालाल की हत्या का भी है और वहाँ नारा लगा सर तन से जुदा और गर्दन काट दी गई, धमकियाँ मिल रही हैं। आपको लगता है कि उसके बाद जो इंसिडेंट्स हुए या उसके बाद की जो स्थितियाँ थी, वस्तु स्थिति थी, उसमें तमाम चीज़ें बदली और तमाम चीज़ें एक सही परिप्रेक्ष्य में आ पाई सरकार के दृष्टिकोण से देखें? जो उदयपुर में हुआ वो निंदनीय है। कोई भी सभ्य समाज इसको स्वीकार नहीं कर सकता। इसकी निंदा भी होनी चाहिए और सामाजिक जागरण भी होना चाहिए। और मेरा ये मानना है कि राजस्थान में केवल एक इंसिडेंट नहीं, पिछले 4 सालों से राजस्थान को मैं बहुत नज़दीक से देख रहा हूँ। राजस्थान में अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, उसमें गवर्नेंस नाम की कोई चीज़ नहीं है, कानून और शासन का कोई भय नहीं है। और मैं बहुत ज़्यादा नज़दीकी रखता हूँ अलवर के इलाके से भी और अजमेर से भी। मैं आज आपको बता रहा हूँ कि एनसीआर के लिए एक तरीके से सपोर्टिव स्थान हमारा भिवाड़ी और तिजारा बन के रह गया। इतना शांतिपूर्वक जगह है जहाँ लोगों ने आके इंडस्ट्री लगाई। पर आज जो कानून व्यवस्था का हाल है, सारे गाँव के लोग हमको आकर के कहते हैं। मैं लगातार अलवर में, तिजारा में, भैरोड में, नीमराणा में जो घूम रहा हूँ, इस समय कानून और शासन की व्यवस्था राजस्थान में जर्जर हो चुकी है। कहीं इसीलिए तो कर्नाटक की सरकार, मुंबई साहब की सरकार ये कहती नहीं कि जो जरूरत पड़ी तो हम योगी सरकार मॉडल लाएंगे। देखिए, देश में कानून का शासन चलना चाहिए, कानून के अंदर सख्त के सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और मेरा ये मानना है 2 विषय हैं। एक, सुनियोजित तरीके से अगर कुछ लोग षड्यंत्रपूर्वक तरीके से कुछ अतिवादी शक्तियों के साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं तो कानून को कड़ाई से काम करना चाहिए, लेकिन कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए। और हमारी सरकार का भी ये मानना है, हम कानून का कड़ाई से पालन करने में विश्वास रखते हैं। आपके बारे में कहा जाता है जिस राज्य का प्रभारी आपको बनाया जाता है, वहाँ के हर एक शख्स का डाटा उंगलियों पर होता है, हर चीज़। यही सफलता, क्योंकि डाटा जो है वही सफलता के। मेरी उंगली पे अभी आपका माइक है और सामने आपके प्रश्न है। लेकिन उसके बगैर तो नहीं किया जा सकता, डाटा के बगैर तो नहीं किया जा सकता। और आप हर चीज, ऐसा नहीं होता है। आपके हाथ में जो काम सौंपा जाता है उसको ईमानदारी से करना चाहिए। आपने मुझे काम सौंप रखा है तो मैं कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ, ऐसे ही वो काम करते हैं। वो भी इतना ही सरल है। इतना ही सरल है? इतना ही सरल है। या आप सरल बना देते हैं? नहीं, जीवन ही सरल होता है, हम कठिन बना लेते हैं। मिसाल के तौर पे सांस लेना सबसे सरल है और सबसे ज्यादा लोगों को सांस की बीमारी हो जाती है, क्योंकि सरलता के साथ जब अनावश्यक उत्तेजना, अनावश्यक चिंता, अनावश्यक ईर्ष्या, अनावश्यक द्वेष आ जाता है तो हम अपना मूल काम छोड़ देते हैं। कोई भी मूल काम आप करो जो आपको असाइन कर रखा है तो वो सरल ही होता है, अगर उसमें आपका आनंद होगा। मणिपुर इतना आसान नहीं था। मणिपुर इस देश का सबसे बड़ा सांस्कृतिक इतिहास, एक जो भारत का जिस प्रकार का संपन्न सांस्कृतिक इतिहास है उस प्रकार का राज्य है। कांग्रेस के शासनकाल में मणिपुर में लंबे समय तक इंसर्जेंसी का दौर रहा। जब पिछला चुनाव हमने देखा था तो लगभग 200 से ज़्यादा दिन तक मणिपुर में लगातार जाम रहा और एक गैस के सिलेंडर की जो कीमत है वो हजारों रुपए में हो गई थी। सामान्य आवश्यकता की चीज़ें भी मणिपुर में उपलब्ध नहीं होती थी कांग्रेस के राज में। लोगों ने उस समय भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़े दल के रूप में बनाया और मणिपुर के सुदूरवर्ती गांव में पिछले 5 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में जो वहां के मुख्यमंत्री बीरेन्द्र सिंह जी के नेतृत्व में सरकार चली, मैं बहुत दूर के इलाके जो बिल्कुल बॉर्डर के हमारे गांव हैं, वहां लोग पहली बार कहने लगे कि हमने पहली बार ये महसूस किया है कि जिसको कहते हैं लास्ट माइल डिलीवरी और टारगेटेड डिलीवरी, वो मणिपुर में हुई। और उसी का परिणाम है कि मणिपुर में पिछली बार लोगों ने भाजपा को सबसे बड़ा दल बनाया था और अब पूर्ण बहुमत दे करके मणिपुर के विकास के लिए हमको दोबारा से चुना। और मैं मणिपुर के प्रभारी के नाते मैंने काम किया तो मणिपुर का कल्चर, मणिपुर का इतिहास, मणिपुर का सेना में योगदान, मणिपुर का खेलों में योगदान
राज्य अपने स्वरूप जितना है उससे बड़ा योगदान उन्होंने भारत के सेना, खेल, संस्कृति सब चीज़ों में मणिपुर ने बड़ा योगदान दिया। लेकिन जो विकास की धारा से मणिपुर दूर था, भारतीय जनता पार्टी के शासन ने उसको भरने का काम किया। ऑक्सीजन का नाम लिया था अभी आपने, तो मुझे कोरोना याद आ गया। सांस का नाम लिया था, सांस का ऑक्सीजन लिया का था, नहीं। उससे से मुझे याद आ गया श्रम मंत्रालय आपके पास बहुत महत्वपूर्ण है। कोरोना के समय में बहुत सारे प्रवासी मजदूर इधर से उधर गए, ऐसी स्थितियां देश के सामने फिर ना आए, हम उसका और अच्छी तरह से डट कर मुकाबला कर पाएं, या डट से मेरा मतलब है कि बेटर मैनेजमेंट तो कैसे हो सकता है? उसमें कुछ अच्छे विषय उठाए गए हैं। सबसे बड़ा विषय है कि इस देश में 90% से ज़्यादा जो कामगार है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है। वही। और अनऑर्गेनाइज सेक्टर होने के जो कामगार हैं उनका कोई डाटा की उपलब्धता नहीं थी। सरकार के पास कोई ऐसा डाटा नहीं होता था जिसमें ये पहचाना जा सके कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर को रजिस्टर्ड किया जा सके, क्योंकि जो रजिस्टर्ड होते हैं वो सामान्यतः ऑर्गेनाइज सेक्टर के लोग होते हैं, क्योंकि उनका रजिस्ट्रेशन ईपीएफओ के माध्यम से होता है, ईएसआईसी के माध्यम से होता है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर के रजिस्ट्रेशन करने के लिए हम लोगों ने पिछले अगस्त-सितंबर महीने में ई श्रम को शुरू किया था। और मुझे आपके सामने बताते हुए खुशी है कि आज 7 महीने के अंतर्गत हमने 28 करोड़ से ज़्यादा अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स का रजिस्ट्रेशन पूरा कर लिया है। ये 28 करोड़ मजदूर 400 से ज़्यादा ऑक्यूपेशन के हैं, जिनको 2 लाख रुपए का हमने एक मुफ्त बीमा भी प्रदान किया है। ये मोदी जी के नेतृत्व में बड़ा काम है। लेकिन जो दूसरा विषय है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो माइग्रेंट वर्कर हैं उनका एक सर्वे भी हमारे लेबर ब्यूरो के द्वारा कराया जा रहा है। रोजगार के क्षेत्र में जो संगठित रोजगार है उसमें भी जो बड़े 9 क्षेत्र हैं, जैसे मैन्युफैक्चरिंग का सेक्टर है, ट्रेड का सेक्टर है, उसके साथ हॉस्पिटलिटी का सेक्टर है, एजुकेशन का सेक्टर है, आईटी का सेक्टर है, ट्रांसपोर्ट का सेक्टर है, इन सब में भी अब हम लोग हर तीसरे महीने एक रोजगार का सर्वेक्षण 9 बड़े क्षेत्रों का करते हैं। जो पहले तो अभी ऑर्गेनाइज सेक्टर का कर रहे हैं, लेकिन सितंबर के बाद से हमारा अनऑर्गेनाइज सेक्टर का भी डाटा आ जाएगा। तो रजिस्ट्रेशन करना, सर्वे करना और रोजगार के आंकड़े खड़ा करना और उनको सिक्योरिटी प्रदान करना। और हमारी सरकार जो नया लेबर कोड लेकर के आई है उसमें जो सोशल सिक्योरिटी कोड है, उस सोशल सिक्योरिटी कोड में अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोगों को भी वही सुविधाएं हम देने का प्रयास करेंगे जो अभी तक केवल ऑर्गेनाइज सेक्टर के लोगों को है। भूपेंद्र जी, सबसे ज़्यादा चर्चा अगर देश में होती है तो अगर विपक्ष करती है या चर्चा का विषय बनता है तो महंगाई के बराबर ही, समानांतर ही, पैरेलल ही एक विषय और आता है, वो होता है रोजी रोजगार। अभी एक आंकड़ा रखा गया, पटल सदन में आया कि 22 करोड़ लोगों ने सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन किए, 22 करोड़, जिसमें से सिर्फ 7.25 लाख लोगों को ही नौकरी मिल पाई। विपक्ष तो इसको मुद्दा बना रहे, कह रहे आपने तो चुनाव में वादा कुछ और किया था। रोजगार के क्षेत्र में नौकरी और रोजगार 2 बड़े क्षेत्र हैं। हमारे यहाँ पे जो सर्वे किया जाता है वो एक तरीके से देश में जो कार्यबल है और उसके जो रोजगार की उपलब्धता है उसके आधार पर किया जाता है। और मैंने आपको कहा है कि लेबर ब्यूरो के द्वारा भी रोजगार का कार्यक्रम किया जा रहा है। अगर 2014 से 2021 तक हमारी सरकार के 8 साल देखें तो 3 करोड़ से ज़्यादा रोजगार के अवसर उपलब्ध हुए हैं। और ये संख्या केवल संगठित क्षेत्र में है। और संगठित क्षेत्र में ये संख्या मैं प्रोविडेंट फंड के आंकड़े के आधार के ऊपर और नई रजिस्ट्रेशन, नई कंपनियों का जो रजिस्ट्रेशन है उसके आधार के ऊपर कर रहा हूँ। देश में सुदूरवर्ती रोजगार के क्षेत्र के विकास के लिए सरकार अनेकों कार्यक्रमों के माध्यम से भी आगे बढ़ रही है। और मेरे को लग रहा है कि जो रोजगार चाहने वाले लोग हैं उनके लिए पर्याप्त अवसर सरकार के द्वारा उपलब्ध कराया गया। एक बड़ी चर्चा होती है इस बात को लेकर कि नया वेज कोड आ रहा है और बेसिक सैलरी सीटीसी का 50% होगी, इसको लेकर तमाम सारी चर्चा है। तो ये क्या वेज कोड क्या है जो उसको लोग जानना चाहते हैं, क्योंकि सैलरी देखिए अभी जो हमारे 29 लेबर लॉ होते थे उन लेबर लॉज को हमने 4 कोड में समाहित किया है। जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट और ट्रेड यूनियन एक्ट होता था उसको मिलाकर हमने इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड बनाया है।
ऐसे मिनिमम वेजेस से लेकर के जो अलग अलग वेजेस थे उसको एक करके हमने वेजेस कोड बनाया है। ऐसे ही प्रोविडेंट फंड, ईएसआईसी और बाकी जो सुविधाएं होती थी उनको एक करके हमने सोशल सिक्योरिटी कोड बनाया है। ऐसे ही जो हमारे बाकी के लोग अलग अलग क्षेत्रों में, डॉकयार्ड के संबंध में, बीड़ी मजदूरों के संबंध में, अन्य अन्य जो हजार्डियस इंडस्ट्रियों, माइंस इंडस्ट्रियों, सब में जो लोग काम करते थे उसको एक करके हमने ऑक्यूपेशनल सेफ्टी कोड बनाया है। इसको बनाने का अर्थ ये है कि हम लोगों को सुगमता के साथ रोजगार उपलब्ध करा सकें। इससे पहले इस देश में स्थिति ये थी, और वास्तव में नया कोड आने के पहले जो स्थिति थी कि देश में अगर कोई व्यक्ति उद्योग चलाना चाहता था तो 15,000 से ज़्यादा, अगर राज्यों के भी कानून मिला दें तो इतने ज़्यादा कंप्लायंस थे कि अगर कोई उसका पालन नहीं करता था तो उसको सज़ा होती थी। हमने उसको रिड्यूस करके केवल 22 कर दिया है ताकि देश में रोजगार देने का भी माहौल बने, रोजगार करने का भी माहौल बने। और वेज कोड में हमने जो सबसे बड़ी बात करी है कि महिलाओं और पुरुषों को समान वेतन मिलना चाहिए। कई बार जो असमानता होती है, और खासकर महिलाओं को काम करने में जो ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे नाइट शिफ्ट में काम करने की अनुमति नहीं होती, ओवर टाइम के संबंध में नहीं होती, वेज का डिफरेंस होता है, अब हमने उसको कानूनी रूप से एक कर दिया है। अब सब लोग अवसरों का समान रूप से लाभ उठा सकेंगे, ये हमने वेज कोड में सुनिश्चित किया है। समान वेतन, समान वेज। पर्यावरण मंत्रालय, आपके पास सारे जो मंत्रालय हैं वो बड़े अहम और बड़े महत्वपूर्ण हैं। पर्यावरण, जैसे अभी बस मॉनसून खत्म होगा और ठंड सर्दियां आएंगी और दिल्ली की सांसें जो हैं अटक जाएंगी, तो ये जो वायु प्रदूषण है इसकी राहत कैसे, कहाँ आसार हैं या ऐसा ही रहेगा? देखिए, दिल्ली की जो हमारी पोजीशन है और जो ज्योग्राफिकल पोजीशन है, हम चारों तरफ से भूमि से घिरे हुए हैं। ऐसे में दिल्ली में इस बात की आवश्यकता थी कि दिल्ली का जो एयरशेड है, एयरशेड का अर्थ है कि दिल्ली के आसपास जो एनसीआर रीजन है, जिसमें हरियाणा भी आता है, पंजाब भी आता है, उत्तर प्रदेश का भी हिस्सा आता है, राजस्थान का भी हिस्सा आता है, तो अल्टीमेटली अगर वहाँ से पॉल्यूशन जनरेट होता है तो एयरशेड की पहचान करके कोई इफेक्टिव उसके ऊपर कार्य करने का कोई एक सिस्टम मैकेनिज्म बनाया जाए। यही कारण है कि पिछली बार हमने संसद में बिल पास करके एयरशेड तक एक्शन लेने के लिए एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग जो कमीशन है उसकी हमने स्थापना करी। अब उस कमीशन का कोई अधिकार मिला है कि वो सभी राज्य सरकारों के साथ कोऑर्डिनेशन करके काम कर रहे हैं। जो एयर पोल्यूशन का कारण है उसके 3-4 कारण हैं। सबसे पहले व्हीकल पॉल्यूशन। व्हीकल पॉल्यूशन के लिए हम BS4 से निकलकर BS6 के ऊपर आए हैं। दूसरा, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन। इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन में हमने दिल्ली के अंतर्गत जितनी भी इंडस्ट्री है उसको हम CNG पे लेकर के आ गए, गैस आधारित लेकर के आए। NCR में भी हम उसी प्रक्रिया पे कार्य कर रहे हैं। तीसरा विषय है ट्रांसपोर्टेशन का विषय। आपको पता होगा पिछले 8 सालों में हमारी सरकार ने ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे और वेस्टर्न एक्सप्रेस जो पेरिफेरल हाईवे बनाया है, तो जितना ट्रैफिक ऊपर जाना होता था जम्मू की तरफ और इधर नीचे की तरफ जाना होता था, उसको हमने पूरा दिल्ली की बाउंड्री से बाहर करने का काम हम लोगों ने किया है। उसके बाद जो सबसे बड़ा विषय है पराली को लेकर के, पराली को लेकर के भी हम लोगों ने नया बायोफ्यूल पॉलिसी बनाई है। बायोफ्यूल पॉलिसी को हमने लागू किया है और इस बार तो हमारे एयर क्वालिटी जो कमीशन है उसने ये भी कहा है जो नई इंडस्ट्री हैं जो अभी PNG पे भी शिफ्ट नहीं हो रही, वहाँ हम डीजल अलाउ नहीं करेंगे, लेकिन अगर वो बायोगैस पे जाना चाहे, बायोफ्यूल पे जाना चाहे तो उसकी भी परमिशन हमने अपनी पॉलिसी में बना करके दी है। इसके साथ ही साथ दिल्ली के आसपास के जो थर्मल पावर प्लांट है उस पर भी हमने एक्शन लेने का काम किया है। ये सारे विषय जो समन्वित रूप से किए जा रहे हैं और दिल्ली की जो एयर क्वालिटी की जो कमीशन की जो मॉनिटरिंग प्लान है उसकी लगातार हम बैठक करते हैं। आप ऐसा मत समझना हमने मानसून के बाद से बैठक करी है, पिछले नवंबर के बाद से ही हर महीने हमने बैठक करी है, राज्य सरकारों के साथ कोऑर्डिनेशन किया है। और मेरा ये मानना है कि पिछले साल जो हमारा दिल्ली का जो स्वच्छ एयर का जो आंकड़ा था, इंडेक्स था, और मुझे तो कल बताते हुए खुशी है, अभी 2-3 दिन पहले तो ये पहली बार 70 के करीब आया, जो मोस्ट प्योरेस्ट डे था। ये ऐसा ही बना रहे, आप भी ऐसी शुभकामनाएं दो और लोगों को आह्वान करो कि हमारे साथ सहयोग करें। अगर आपके पास 40 सेकंड्स की इजाजत हो, 40 सेकंड्स की इजाजत है तो मैं एक सवाल और पूछ लेता हूं 40 सेकंड में। हालांकि सवाल तो बहुत गंभीर है, सिंगल यूज प्लास्टिक, लेकिन कोई विकल्प? सिंगल यूज प्लास्टिक के विकल्प हैं,
एक तो सिंगल यूज़ प्लास्टिक में जो बायोडिग्रेडेबल नए प्रयोग आए हैं वो उपलब्ध हैं, कपड़ा उपलब्ध है, स्थायी चीज़ें उपलब्ध हैं, लेकिन सिंगल यूज़ प्लास्टिक का बैन करना ये बहुत आवश्यक है। बाद में हमारी नालियाँ बंद होती हैं, कचरा बंद होता है, डिस्पोजल नहीं होता है, और इसलिए मैं सबसे बड़ी बात ये कहना चाहूँगा कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक को बैन करने के बाद अगर सबसे ज़्यादा सहयोग मिला है तो देश की जनता का सहयोग मिला है। आपने जो पॉजिटिविटी दिखाई है, मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं और मैं आपसे आग्रह करता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक का जो पूरी दुनिया को मार्गदर्शन किया है, आइए मिलकर उससे लड़ाई लड़ें। अपने शहर, अपनी गांव, अपनी गली, अपनी पंचायत और आपकी चौपाल को स्वच्छ बनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया।